हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास मैथ्स का पहला अध्याय सेट्स अर्थात समुच्च के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो समुच्च का अध्ययन हम मैथमेटिक्स में क्यों करते हैं, इसका क्या उपयोग है। समुच्च का अध्ययन हम क्यों करते हैं, तो इसका जवाब है समुच्च का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के अनेकों क्षेत्रों में आपको बहुत काम देने वाला है। इसका बहुत अधिक आपको उपयोग करने को मिलेगा। जैसे संबंध और फलन में बहुत सारे सिद्धांतों को प्रूफ करने में आपको सेट्स अर्थात समुच्च की आवश्यकता पड़ेगा। उसके पश्चात आपको ज्यामिति में भी अनुक्रम, प्रायिकता और त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवालों का हल करने में आपको सेट्स की आवश्यकता होगी और इसका व्यापक प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मैथमेटिक्स के अनेकों क्षेत्रों में, फंक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन में कीजिएगा, ज्योमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में, सीरीज में और प्रोबेबिलिटी में इत्यादि शाखाओं में आपको सेट्स का अध्ययन करना है। और समुच्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जर्मन जो है गणितज्ञ था जॉर्ज कैंटर, उन्होंने समुच्च के सिद्धांतों का विकास किया। उन्होंने ही समुच्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब चलिए बात करते हैं समुच्च और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब आप समुच्च को गहराई से समझिए। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे क्रिकेट टीम, आपके पसंदीदा लेखकों का समुच्चय, व्यक्तियों के भीड़, ताश की गड्डी इत्यादि संग्रह का जो आप चर्चा करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसी प्रकार से आप गणित में बहुत सारे संग्रह का चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह इत्यादि जो आप गणित में अध्ययन करते हैं वह समुच्च के अंतर्गत आते हैं। तो समुच्च क्या होते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। सुपरिभाषित और यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक सुपरिभाषित और दूसरा संग्रह। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जो सभी के लिए समान हो। आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाना चाहिएगा जिसमें आपको सभी लोग एक समान उत्तर देंगे। और संग्रह मतलब समूह समझ सकते हैं। चलिए उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। सुपरिभाषित शब्द का मतलब आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप 3 व्यक्ति से पूछते हैं, ये 3 व्यक्ति ए एंड बी एंड सी है, ए बी सी है। इन तीनों व्यक्ति से आप पूछते हैं कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों आप इस तीनों व्यक्ति से पूछते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का तुम संख्या बताओ या स्वर कितने हैं वो बताओ। तो तीनों व्यक्ति बताएंगे कि 5 स्वर होते हैं, ये भी बोलेंगे 5 स्वर होते हैं, ये भी बोलेंगे 5 स्वर होते हैं। और कौन कौन? तो ए ई आई ओ यू, ये भी आपको वही आंसर देगा। ए ई आई ओ यू ये भी वही आंसर देगा जो ए और बी ने दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह में सभी का आंसर समान आ रहा है। सभी वेल डिफाइन है कि अंग्रेजी में 5 ही स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर समान देख रहे हैं, सभी के लिए समान है, तो यह सुपरिभाषित हो जाएगा। और जो सुपरिभाषित होगा वह समुच्च कहलाएगा। उसी प्रकार से और भी उदाहरण हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से पूछा या खुद से ही पूछिए कि 50 के गुणनखंड बताओ या उसका संग्रह बताओ। तो आप 50 का गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 5 आएगा और 1 2 आएगा। सभी बताएंगे कि 50 के 3 ही गुणनखंड है। ये आपको सभी लोग बताएंगे। अगर सभी का आंसर सेम आएगा, सब एक समान रहेगा, निश्चित रूप से आप निर्णय ले सकते हैं कि इसमें यही तीनों पद आएंगे, तो यह सुपरिभाषित होगा। जैसे पूछेंगे आपको 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 1 2 3 4 और 5 ये सभी जो हैं 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। यह परिभाषित है कि 5 से कम इतने ही प्राकृत संख्या होते हैं, तो यह सुपरिभाषित होगा।
चलिए आप समुच्चय से जुड़े कुछ छोटे छोटे टर्म को जान लेते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण से यहाँ पर समझाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आपको जो है ना समुच्चय को एक मंझले कोष्ठक के अंदर एक एक करके कॉमा देकर लिख दीजिए या उसके एक विशेष गुण को लिख दीजिए, या हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर जरूरी है तो आप जान लीजिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह या समुच्चय है, तो इसे आपको ए, ई, आई, ओ, यू और इसको मंझली कोष्ठक के अंदर लिख देना है। उसके बाद एक काम और करना है कि सभी के बीच आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा लिख दीजिएगा तो यह समुच्चय के अंतर्गत आप इसे लिख दिए हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि समुच्चय के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव या तत्व या सदस्य कहते हैं। अर्थात मान लीजिए समुच्चय ए है, समुच्चय ए सेट ए का यहाँ पर कौन अवयव है जो मंझली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसे समुच्चय का अवयव या तत्व या सदस्य कहते हैं। दूसरा है संग्रह में किसी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप स्टूडेंट को समुच्चय के रूप में लिखे, तो यहाँ पर एस को लिखिएगा, टी को लिखिएगा, यू को लिखिएगा, डी को, ई को, एन को और टी को आप यहाँ पर नहीं लिखिएगा, क्योंकि जो शब्द दो बार आ जाएगा उसको आपको समुच्चय के अंतर्गत नहीं लिखना है। इसे मान लीजिए सेट ए में आपको लिखना है तो इस प्रकार से लिखिएगा एस कोमा टी कोमा यू कोमा डी कोमा ई कोमा एन कोमा, और आप टी नहीं लिखिएगा क्योंकि टी जो है किसी भी अवयव का इसमें पुनरावृत्ति अर्थात तो दो बार नहीं लिखा जा सकता है, उसको एक बार ही लिखना है, ये हो जाएगा आपका सही। तीसरा है व्यक्ति वस्तु या स्थान के परिवर्तित होने से अगर संग्रह में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वह समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अगर आप संग्रह को समुच्चय में लिख रहे हैं तो उसके शब्द, उसके जो वस्तु, उसके अवयव हैं, उसको अगर आप आगे पीछे लिख दीजिएगा तो उससे कोई भी समुच्चय में फर्क नहीं पड़ेगा, तो वह समुच्चय कहलाएगा। जैसे आप इसमें पहले ओ लिख दीजिए, फिर ई लिख दीजिए, फिर आई लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर यू लिख दीजिए। अगर इसके अवयव सेम रहेगा, उसका अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बदलाव होने के कारण, तो वह समुच्चय कहलाएगा। फिर बात करते हैं 4 में, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। जो बड़े अक्षर हो गए कैपिटल लेटर, उससे हम समुच्चय को सूचित करते हैं। जैसे हो गया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और 5वां पॉइंट है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं। जो इसके बीच के अवयव हैं इसे छोटे स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है कि समुच्चय को 2 मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को एक एक कर लिखकर या जहां पर एक एक कर लिखना संभव नहीं हो तो वहां पर उसके सामान्य गुण जिसे हर एक अवयव पालन करते हैं उस तरह से हम प्रकट करते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने समुच्चय को एक एक करके लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक एक कर लिखना संभव था। इसे मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिए तो यह समुच्चय के अंतर्गत आ गया। तो चलिए अब कुछ सिंबल जो हम समुच्चय में प्रयोग करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट सिंबल, कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको प्रतीक को याद रखना है जो समुच्चय में बहुत काम देगा। जैसे ये जो आपको ई की तरह लग रहा होगा, इसे इप्सिलॉन कहते हैं। यह एक यूनानी प्रतीक है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, अर्थात उससे संबंधित है। ई को पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। जैसे उदाहरण में ए एक सेट ले लिए जिसके अंतर्गत 3 अवयव 1 2 3 हैं और इसे एक मंझली कोष्ठक के अंदर लिख दिए हैं कॉमा कॉमा देकर। तो इसमें हम आपको बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। यह सही है या गलत? तो कहिएगा 3 जो है वह 1 से बिलोंग करता है या 3 सेट ए का एक सदस्य है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हाँ इसमें तो 3 है तो यह राइट हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे 3 बिलोंग्स टू द सेट ए, कि 3 जो है सेट ए का एक सदस्य है या उससे संबंधित है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रतीक है वह है इप्सिलॉन को आप एक तीर से यहाँ पर काट दीजिएगा तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू आप पढ़िएगा। जैसे ए में 3 अवयव उसी तरह से 1 2 3 को मंझले कोष्ठक के अंदर कोमा देकर लिख दिए हैं जो समुच्चय है। इसमें हम आपको कहेंगे 5 जो है, पहले इस तरह समझिए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 सेट ए के अंतर्गत है? तो आप सेट ए में 5 को देखिएगा तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो यह हो जाएगा गलत। तो 5 को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा
5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, इस तरह से यह सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रतीक है उल्टा ए। उल्टा ए का मतलब होता है हमेशा, फॉर एवर, फॉर ऑल, जो है ना हमेशा होगा। अगर कोई अवयव किसी से संबंधित है वह उसके संग्रह में हमेशा आएगा, तो आपको उल्टा ए का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो है एक्स हमेशा के लिए आर से संबंधित है। उसके बाद के कुछ महत्वपूर्ण सिंबल हैं, यहाँ पर एक उल्टा ई है, देखिए ई इस तरह से होता है, लेकिन आपको ई इस तरह से लिख दीजिएगा, इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, अर्थात उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। फिर 2 अगर कॉलन आपको दिखाई देगा तो उसे सच डेट पढ़िएगा, ऐसा की। फिर एक कोमा का मतलब एंड और होता है। अब चलिए समुच्चय को किस रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। समुच्चय को हम 2 तरीके से निरूपित करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। समुच्चय का निरूपण, तो किसी भी समुच्चय को निम्नलिखित 2 विधि से ही हम निरूपित करेंगे। पहला विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण रूप या प्रतीकात्मक विधि, सेट बिल्डर फॉर्म से हम किसी भी समुच्चय को निरूपित करेंगे। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, एक सूची की तरह लिखेंगे। उसमें जो है अवयव को आप किस तरह से लिखेगा, तो अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, अर्थात कोमा दे को आप जिसमें लिखेगा वह रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होगा। आगे जो आपने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को हम कोमा देकर लिखे थे, वह रोस्टर फॉर्म था और उन्हें मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे एजुकेशन शब्द को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो सभी अवयव को कोमा देकर आप मंझले कोष्ठक के अंतर्गत यहाँ लिख दीजिएगा, तो EDUCATION एजुकेशन, तो वह रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप के अंतर्गत आ जाएंगे। 2 और एग्जाम्पल है 5 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह, तो इसे रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिख सकते हैं, 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। कोमा दे देकर उसे मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दीजिएगा तो वह हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, तो रोस्टर फॉर्म में AEIOU आपको कोमा दे देकर अलग अलग मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देना है, वह रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आपको कहेगा तो आपको कोमा दे देकर किसी भी अवयव को पृथक करके उसे एक मंझले कोष्ठक के अंदर आपको लिख देना है, वह रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं। दूसरा समुच्चय को निरूपित करने का विधि है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है, वह समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इसमें जो है आपको अवयव का एक विशेष गुण अगर आपको दिखेगा तो आपको उस विशेष गुण को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय को निरूपित करना है। तो इसमें हम मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कोलन 2 बिंदु को ऊपर नीचे देकर चर x लिखकर तथा कोमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है। उदाहरण में देख लीजिए, सेट ए हमने ले लिया है 3 6 9 एंड 12, यह एक रोस्टर फॉर्म में अभी है तो रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिए। इसके बाद इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने के लिए इसमें एक गुण को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 3n का एक गुणांक दिख रहा है जिसमें जो है n का मान 1 से बड़ा है या उसके बराबर है और 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो यहाँ पर आपको पहले x मंझली कोष्ठक देखकर x लिखना है, उसके बाद आपको एक कॉलन या तीर का निशान भी दे सकते हैं, तिरछी लकीर, और उसके बाद x लिख देना एक चर को लिखकर। उसके बाद उसका गुण क्या है, x किसके बराबर है, तो 3n के बराबर है। और जहाँ पर जो है n का मान 1 से बड़ा है, अगर आप n का मान 1 रखिएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू का 1 3 हो जाएगा। अगर आप n का मान 2 रखिएगा 6 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा और 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से यह इसका सामान्य गुण है कि अगर आप 3n और जो है n का मान है वह 1 से बड़ा है या उसके बराबर है या 4 से छोटा या उसके बराबर है। दूसरा उदाहरण है 2 4 8 16 और 32, तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए कि x जो है यह एक सेट है, तो इसमें भी आपको 2x कॉलन देकर लिख देना है, x सच डेट x बराबर 2n। 2n यहाँ पर क्यों दिए, क्योंकि अगर आप 2n और n यहाँ पर n का जो मान है वह 1 से बड़ा है या उसके बराबर है और 5 से छोटा है या उसके बराबर है।
तो अगर यहाँ पर अगर 2 पावर 1 रखिएगा तो 2 होगा, अगर 2 पावर 2 रखिएगा तो 2 गुना 2 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवयव आपको मिल जाएगा 5 तक रखने के पश्चात। तो इसके एक गुण को आप लिख दिए हैं कि 2 पे पावर n को अगर लिख दीजिएगा जिसमें n का मान 1 से लेकर 5 तक होगा, वह 1 के बराबर भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है, उसमें आपने एक गुण को प्रदर्शित कर दिया है, तो वह सेट बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत आएंगे। अगली वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी बुक के पहले अध्याय 1.1 एक्सरसाइज को बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।